हमारे हालात फिलहाल सर इस मुद्रा में सर। चीजें रटनी पड़ती है, रट्टाफिकेशन करना पड़ता है। किन चीजों को पढ़ना है, किन चीजों को नहीं पढ़ना है, किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम, फाइनल एग्जाम हमारे पास है, बिल्कुल नजदीक है। तो सर केमिस्ट्री में करने क्या वाले हो सर? सर केमिस्ट्री में तो बहुत दिक्कत है। तो सर हमें तो केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। 10-10, 15-15 दिन लगा देते हैं आप और आपको टेंसेस की बेसिक चीजें याद नहीं होती। सर सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या सर? हमें सर आईयूपीएसी नेम ही नहीं आते सर। हमें तो समझ ही नहीं आता सर बॉन्ड बनते कैसे, कि हवा कहाँ से, गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, कुप्पी से होता है, वहां से ऑक्सीजन चली जाएगी, वो कुप्पी का फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगी। ऐसा नहीं होता बेटा। बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट नहीं है, बायोलॉजी डायग्राम्स के द्वारा समझे जाने वाला सब्जेक्ट है। दुनिया डरा सकती है, ठोकरें गिरा सकती है, लेकिन अगर जीतने का जुनून हो तो हार भी हरा नहीं सकती। हमने लिया एक संकल्प, ध्रुव तारे की तरह आपको है चमकाना। पीडब्ल्यू परिवार ने अब शुरुआत की आपके लिए आरबीएससी वाला परिवार की। बेटा स्वागत करता हूं हमारे न्यू चैनल आरबीएससी वाला पर। और बच्चे यहाँ मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हर सब्जेक्ट के अनुभवी अध्यापक, अनुभवी शिक्षक अपना 5-5, 10-10 साल का एक्सपीरियंस अनुभव लेके आपको पढ़ाने आ रहे हैं। आइए पूरे जोश और खरोश के साथ इस आरबीएससी वाले परिवार को और ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं। तो जुड़े और मेहनत करें, बहुत सारी मेहनत करें। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सब मजे में। मैं नयन कुमार पांडे, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर, स्वागत करता हूं हमारे न्यू चैनल आरबीएससी वाला पर। बिल्कुल बच्चों, ये हमारे राजस्थान के हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए स्पेशल चैनल है बच्चों। तो जहां मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं बच्चों, देखो यहां पे हम जो बात करने वाले हैं बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपके डीपीपी, आपको प्रैक्टिस सीट, आपको थियरी, हर कंटेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवाया जाएगा बच्चों। तो हारने की जरूरत नहीं है। दुनिया डरा सकती है, ठोकरें गिरा सकती है, लेकिन अगर जीतने का जुनून हो तो हार भी हरा नहीं सकती। बिल्कुल बच्चों। तो सर केमिस्ट्री में करने क्या वाले हो सर? सर केमिस्ट्री में तो बहुत दिक्कत है। तो सर हमें तो केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, लोग तो रटवाते हैं। सर हमारे हालात सर फिलहाल ऐसे हैं सर। हमारे सर जो हालात है ना फिलहाल सर, आप सोच नहीं सकते। हमारे हालात फिलहाल सर इस मुद्रा में सर। तो सर मैं आपके साथ मिलकर अपने हालात को इस मुद्रा में कैसे लाऊं सर, कि जब मैं केमिस्ट्री को पढ़ूं ना सर तो ये हालात ना हो, मेरे ये हालात हो जाए। बिल्कुल बच्चा, मैं आपको केमिकल रिएक्शंस रटवाऊंगा नहीं, मैं आपको समझाऊंगा। मैं आपको प्रैक्टिकल के तौर पे समझाऊंगा कि आखिर एक रासायनिक अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है। बिल्कुल देखो ना, केमिकल रिएक्शन भी ना बोला है मैंने, बोला रासायनिक अभिक्रिया। बिल्कुल बच्चा, प्योर हिंदी में बताया जाएगा, बिल्कुल आपको गुमराह नहीं किया जाएगा। ठीक है बच्चा। सर सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या सर? हमें सर आईयूपीएसी नेम ही नहीं आते सर। हमें तो समझ ही नहीं आता सर बॉन्ड बनते कैसे। अरे कोई बात नहीं यार, हम है ना आपके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, हम खड़े हैं ना आपके साथ। अरे हम तो वो लोग हैं यार, हम राजस्थान तो वाले लोग वो लोग हैं ना जो भैया हरी झाड़ियों को भी रेगिस्तान में हम लोग उगा देते हैं। अरे जहां राजस्थान वाले खड़े हो जाते हैं तो बच्चों आपकी जिंदगी में हरी झाड़ियां उगाने के लिए, आपके अच्छे मार्क्स लाने के लिए अब आ गया है पीडब्ल्यू आपके साथ। क्या तैयार हो? बिल्कुल सर हम तैयार हैं सर। अरे मैं खुद बोल रहा हूं मैं तैयार हूं, इसका मतलब अब आप भी तैयार हो। अगर तैयार हो तो जुड़े और मेहनत करें, बहुत सारी मेहनत करें। ओके बच्चों, क्लास में मिलते हैं सीधा। जय हिंद, जय भारत। नामुमकिन है प्यारे बच्चों सिर्फ सोचने मात्र से मनचाही मंजिल तक पहुंच पाना। नामुमकिन है प्यारे बच्चों सिर्फ सोचने मात्र से मनचाही मंजिल पर पहुंच पाना। लेकिन यह तो मुमकिन है मेरे प्यारे बच्चों, हाथ पकड़ के उसकी राह पर कदम बढ़ाना। संघर्ष पूछता नहीं है कोई, सिर्फ कामयाबी देखता है जमाना। हमने लिया एक संकल्प, ध्रुव तारे की तरह आपको है चमकाना। ध्रुव तारे की तरह आपको है चमकाना। तहे दिल से मैं नितिन दहिया आप सभी का प्यारे बच्चों स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार आरबीएससी वाला पे। खम्मा घनी राम राम साहब सभी प्यारे बच्चों को, प्यारे टाबरों को। एक बेहतरीन आपके लिए प्लेटफॉर्म लेकर आ गया है आपका अपना पीडब्ल्यू परिवार, जिसने फर्श पे बैठी, जमीन पे बैठी छोटी सी चिड़िया को बाज बनाकर आसमान में पहुंचा दिया है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में डंके की चोट पे सबसे बेहतरीन रिजल्ट देने वाले पीडब्ल्यू परिवार ने अब शुरुआत की आपके लिए
आरबीएससी वाला परिवार की बेटा, जहां पर आपको हर विषय के, हर सब्जेक्ट के अनुभवी अध्यापक, अनुभवी शिक्षक अपना 5-5, 10-10 साल का एक्सपीरियंस अनुभव लेके आपको पढ़ाने आ रहे हैं, हर सब्जेक्ट को आसान और बेहतरीन बनाने के लिए। क्या कुछ अलग मिलने वाला है? बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत कहां पर आती है? चीजें रटनी पड़ती है, रट्टाफिकेशन करना पड़ता है। मैंने आपको बताया हर सब्जेक्ट का सबसे बेहतरीन टीचर आपको मिलने वाला है। मैं अगर अपनी बात करूं प्यारे बच्चों, तो मैं नितिन दैया यहां पर आपको पढ़ाने वाला हूं 2 बेहतरीन विषय आपके अपने आरबीएससी वाला परिवार हिंदी मीडियम में बेटा। एक तो आपका मैथ्स जिसको आप कहते हैं गणित, और सेकंड आपका रहेगा इंग्लिश जिसको बड़े प्यार से आप कहते हैं अंग्रेजी। क्या फर्क रहेगा पढ़ाने का, तरीके क्या अपनाए जाएंगे प्यारे बच्चों आपके लिए, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, दोनों जो आप विषय की बात करेंगे बेटा, आपने हिंदी भाषा को बोलना सीखा। क्या आपने कभी भी रूल्स को रटा? क्या नहीं, आप यूजुअली सीख गए ना बोलते बोलते। सेम आपका इंग्लिश में होगा। इंग्लिश आपको इस तरीके से सिखाऊंगा, जितने प्यार से आपने हिंदी जानी थी उतने ही प्यार से आप इंग्लिश सब्जेक्ट को भी कर लेंगे। आपका चाहे इसमें लिटरेचर पोर्शन है, चाहे प्यारे बच्चों पोइट्री है, या आपका ग्रामर सेक्शन, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। सेम बात आपकी मैथ्स गणित में आ जाती है। बच्चे चीजों को रटते हैं, रटवाएंगे नहीं। हर टॉपिक, हर चैप्टर के सबसे पहले कंसेप्ट बेसिक्स आपको क्लियर कराएंगे बेटा, फिर टाइप वाइज, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सवालों को इस तरीके से लेकर के चलेंगे कि टाइप 1 समझ में आ गई तो टाइप 2 आसान, टाइप 2 समझ में आ गई तो टाइप 3 आसान। उसके बाद आपके एग्जांपल्स, वो टॉपिक पढ़ाने के बाद आधा पोर्शन जब होगा तुरंत उसका टेस्ट, टेस्ट में जो क्वेश्चन नहीं कर पाए उनकी प्रैक्टिस, फिर पूरा टॉपिक हो गया लास्ट में उसकी प्रैक्टिस। और आसान शब्दों में जो दुनिया ये कहती है ना कि सर चीजें आसान करके कैसे आप पढ़ाएंगे, तो आइए आपको एक झलक में देना चाहूंगा। जैसे इंग्लिश विषय की जब आप बात करेंगे प्यारे बच्चों, पूरे टेंसेस अभी देखना हम मैक्सिमम 20 सेकंड में कैसे कवर अप करते हैं। बच्चे कई बार यही नहीं याद कर पाते हैं कि सर जब हम टेंसेस की बात करें ना, तो वहां पर जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स बन के आते हैं उनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएंगी, प्लूरल के साथ क्या आएंगी, सब कुछ पजलिंग हो जाता है, लोच पोच हो जाता है। मैं अभी के अभी आपको बता देता हूं। जैसे सिंगुलर में अगर हमें देखना हो, इज एम आर में से चुनना पड़ता है बेटा कई बार। आप कहेंगे सर हैज हैव में से चुनना पड़ता है कई बार। आप कहेंगे सर वॉज वर में से चुनना पड़ता है हमको कई बार। अरे हाँ है ना। आप कहेंगे सर डू और डज में से चुनना पड़ता हमको। आप कहेंगे सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस इसमें से चुनना पड़ता है मेरे को। अगर मैं आपको याद करा दूं 20 सेकंड के अंदर अंदर कि बेटा आप सिंगुलर के साथ क्या आएंगे, तो बचे हुए किसके साथ आ जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल के साथ आ जाएंगी। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूंगा कि सिंगुलर की शुरुआत किससे हुई है। आप कहेंगे सर एस से हुई है, दैट्स इट। आपकी वो हेल्पिंग वर्ब्स बेटा जिनके पीछे एस या एस लगा होता है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएंगी, चाहे आप कोई भी पेयर देख लीजिए। आप यहां पर आइए प्यारे बच्चों, मुझे देख के बताइए कि इनमें से एस या इस किसके साथ है, इसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आता है। इनमें से किसके पास है एस, एस हैज के पास है, सिंगुलर के साथ हैज आता है। इनमें से किसके पास है, वोज के पास, सिंगुलर के साथ वोज आता है। इनमें से किसके पास है, डज के पास, क्या डज के पास, मां है। अरे तुम्हारे पास मैं आ गया हूं दोस्तों, आपको इंग्लिश और मैथ्स दोनों बहुत प्यार से पढ़ाने के लिए। बताओ सिंगुलर एस से शुरू होता है, एस यहां पर है सर, डज में एस है, डज आएगा सिंगुलर के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है, दैट्स इट। बताओ कहां से मुश्किल है। 10-10, 15-15 दिन लगा देते हैं आप और आपको टेंसेस की बेसिक चीजें याद नहीं होती जिनको मैं सेकंडों में याद करा दूंगा बेटा। तो जुड़ जाइए जल्दी से अपने आरबीएससी वाला परिवार में और हर शिक्षक के हाथ में अपनी डोर थमा दीजिए। आपको इतना बता देते हैं, कटी पतंग नहीं होने देंगे, आपको वो पतंग बनाएंगे बेटा जो आकाश की सबसे ऊंचाइयों को छू करके दिखाएगी। मिलता हूं जल्दी से, आपका अपना नितिन दे, आपका बड़ा भाई आरबीएससी परिवार पर। राम राम टाबरियो, का हाल चाल, बढ़िया। बस लागे रहो पढ़ाई के मायने, जिया लाग रहा छो ना जिया ही लागे रहने से। चारों ओर मचा है शोर, किस बात का, बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है इस बात का, और परीक्षा का दौर जारी है। तो बेटा थारी मदद करवा की खातर कौन आयो है, आरबीएससी वाला। क्या की खातर, थारी बढ़िया से बढ़िया तैयारी करवावे खातर। तो लाग्या रहो बेटा, के हिसाब से मैं क्या पढ़ाऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी थाने हिंदी और संस्कृत अपनी भाषा में, थाने अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी बेटा। के हिसाब से पढ़नो, कहिया पढ़नो, कहिया नहीं पढ़नो, के चीज ने पढ़नो, भी चीज पे आपा फोकस करांगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बेटा। ये तो अपनी लोकल लैंग्वेज जो थी वो तो चलती रहती है, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में आते हैं तो बेटा अब मैं बताती हूँ आपको, मैं पढ़ाने वाली हूँ, मैं निशा खंडेलवाल आपको हिंदी और संस्कृत दोनों विषय पढ़ाने वाली हूँ जो कि आपको बहुत कठिन लगते हैं।
आपको ऐसे लगता है कि बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगते हैं, बेटा बहुत ही रोचक विषय है। पढ़ने का तरीका आना चाहिए, मेहनत हमें उसके लिए करनी होगी, प्रयास और अभ्यास वही हमें क्या करते हैं, सफल बनाते हैं और हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। बेटा हिंदी और संस्कृत विषय में किन चीजों को पढ़ना है, किन चीजों को नहीं पढ़ना है, किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम, फाइनल एग्जाम हमारे पास है, बिल्कुल नजदीक है। हमें किन चीजों पर अधिक फोकस करना है जिससे हम अच्छे से अच्छे स्कोर कर सके। बेटा जिस तरह संस्कृत में एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप अपठित गद्यांश पढ़ते हैं, बेटा अपठित गद्यांश की अपठित गद्यांश, जो कि हमारा सबसे पहले यही टॉपिक आता है संस्कृत में भी, पहले अपठित गद्यांश करना है, उससे चूज करके हमें आंसर लिखने हैं, उसमें भाषिक कार्य के एक पदेन और दीर्घ उत्तर जो हमें दिए जाते हैं, पूर्ण वाक्य हमें वो लिखने होते हैं। और सबसे अधिक हमें किस पर फोकस करना है बेटा, हमारे रचनात्मक कार्यों पर, जो कि हमारा 20 नंबर का आता है। बेटा हमें सबसे अधिक फोकस हमारे रचनात्मक कार्य में क्या आता है, पत्र लेखन हो गई, कथा लेखन हो गया, हमारा अनुच्छेद लेखन हो गया, हमें किस तरह का घटनाक्रम से संयोजित करने, वाक्यों को पुनर्संयोजित करना है, उन पर निर्भर करता है कि हमें क्या किस तरह पढ़ना है। रचनात्मक कार्य करने के बाद बेटा हमारा आता है क्या, बुक कौन सी हमारी, क्षेमुषी, ठीक है। क्षेमुषी बुक में बेटा हमें सबसे अधिक ध्यान देना है किस चीज का, हमारे पास बुक का वेटेज बहुत ज्यादा है, हमें बुक के गद्यांशों को अच्छी तरह पढ़ना है, क्योंकि गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश तीनों भाग हमारे आते हैं और तीनों भाग में से हमें वही पूर्ण वाक्य और एक पदेन उत्तर देना, वाक्यों के गद्यांश और पद्यांश और नाट्यांश तीनों में से छांट कर हमें उत्तर लिखने हैं। बेटा यही चीज हमारे पास क्या है, हिंदी में भी है। हिंदी में क्या चीजें हैं, हिंदी में भी हमें सबसे पहले वही अपठित गद्यांश आ जाता है, हमारा निबंध लेखन, हमारा पत्र लेखन, सबसे पहले वही हमारा अपठित गद्यांश पर आते हैं, और फिर हमारा निबंध लेखन, पत्र लेखन, हमारे रचनात्मक मूल्य जो यहाँ पर है वह भी हमारे लिए क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। रचनात्मक कार्य यहाँ भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें रचनात्मक कार्यों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि यह हमारे मोस्ट वेटेज वाले पार्ट हैं। और बेटा इसके अंदर देखा जाए तो हमारी बुक क्षितिज और कृतिका, बेटा क्षितिज बुक 34 मार्क्स की आती है, इसे बिल्कुल स्किप नहीं करना है। बेटा इसके जो क्वेश्चन है लघुत्रात्मक है, अति लघुत्रात्मक है, दीर्घ निबंधात्मक है, सभी प्रश्न इससे अधिकतम पूछे जाते हैं। हमारा कवि परिचय इत्यादि, लेखक परिचय सभी इसी से पूछा जाता है। हमारी कृतिका बुक है बेटा, कृतिका बुक में भी हमारे 10 नंबर का पार्ट आता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पूछे जाते हैं। अपने लघुत्रात्मक प्रश्न हो गए, निबंधात्मक प्रश्न हो गए, दो तरह के सिर्फ इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्पात्मक प्रश्न भी हमारे पूछे जाते हैं, पर उनका वेटेज हमारा कम होता है। हमारा मुख्य जो है वेटेज वाला पार्ट, जिससे हमें ज्यादा अंक मिल सकते हैं, ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, वो ये पार्ट हैं जिन पर हमें ज्यादा फोकस करना है। यहाँ व्याकरण हमारी थोड़ी महत्वपूर्ण है कि 25 नंबर की आ रही है। बेटा व्याकरण भी हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी हमारे संस्कृत में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, जो 25 नंबर की आती है। हिंदी में हमारे व्याकरण 10 नंबर की आती है, ज्यादा महत्वपूर्ण, इतना बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है। बेटा व्याकरण जो है हमारी संस्कृत में महत्वपूर्ण 25 नंबर की आती है बेटा, इसलिए हमारे पास इसके जो टॉपिक हैं, संधि है, समास है, ये सभी टॉपिक, उपसर्ग है, प्रत्यय है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही हमारे हिंदी का पार्ट भी बेटा व्याकरण का इतने महत्वपूर्ण है, भले 10 नंबर की आती है, पर बेटा 10 नंबर भी हमारे लिए क्या है, एक नंबर हमारे लिए कीमती है। हमें हर विषय को हम क्या करने वाले हैं, सरल करके। जैसे अनुवाद कार्य सबसे आपको महत्वपूर्ण क्या, इसमें संस्कृत में सबसे टिपिकल जो वर्क होता है वो क्या लगता है बच्चों को, अनुवाद कैसे करें। बेटा लकार यदि आपने सीख लिए, अनुवाद का मेन बेसिक क्या है, धातु रूप और सर्वनाम शब्द और शब्द रूप, ये तीनों चीजों को हम इतने इजी ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे कि आप खुद चुटकियों में आप क्या कर सकते हैं, अनुवाद बना सकते हैं कि हमें कैसे बनाना है। क्योंकि हमें क्या, सबसे पहले लकार नहीं याद आते कि 5 लकार बनाने। बेटा मैं लकार, हमारे जो काल है, क्रिया है, उनको बनाने का इतना इजी ट्रिक्स के माध्यम से आपको समझाऊंगी कि आप खुद उन्हें बनाने तब ऐसे लगेगा कि अरे ये तो बहुत आसान था, अब तक तो हम सिर्फ इन्हें रटते आए थे, पर धातु रटो, हस धातु रटो, वध धातु रटो। नहीं बेटा, रटना नहीं, मैं फॉर्मूलों के माध्यम से आपको समझाने वाली हूँ, आप खुद उन्हें चुटकियों में हल कर लेंगे। बिल्कुल बेटा, इन्हीं सब छोटी छोटी ट्रिक्स के माध्यम से हम हिंदी और संस्कृत विषय को अत्यंत रोचक बनाकर और आसान भाषा में समझने वाले हैं, जिसके लिए आरबीएससी वाला आपके लिए लेकर आ रहा है कंटिन्यू क्लासेस।
फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। बेटा बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो कभी घर से निकलते ही नहीं। आप सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और मैं डॉक्टर रेखा आप सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार आरबीएससी वाला में। और बच्चे, यहां मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं क्या, जीव विज्ञान, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अपने आसपास के सभी जीव जंतुओं के बारे में एकदम बेसिक से और बिल्कुल ही आसान तरीके से। देखिए बेटा, बच्चों में एक बात फैली होती है बायोलॉजी को लेके, वो क्या कि बायोलॉजी तो सिर्फ रटने का सब्जेक्ट है, रट्टा लगाओ, पेपर में लिख के आओ और पास हो जाओ। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट नहीं है, बायोलॉजी डायग्राम्स के द्वारा समझे जाने वाला सब्जेक्ट है। अगर आप बायोलॉजी को डायग्राम्स के द्वारा समझ के करेंगे तो बेटा आप जिंदगी में कभी भी बायोलॉजी सब्जेक्ट को नहीं भूलेंगे, उसकी हर एक बात, हर एक पॉइंट आपको टिप्स पे याद रहेगा, और फिर आप बायोलॉजी को रटने का सब्जेक्ट भी नहीं बोलोगे। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, हम अपना श्वसन तंत्र का एग्जाम्पल लेते हैं। किसका एग्जाम्पल लेते हैं? अपना श्वसन तंत्र का एग्जाम्पल लेते हैं। हम श्वसन तंत्र को कैसे पढ़ेंगे? हम रट्टा नहीं लगाएंगे कि हवा कहां से, गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है, कुपिका से होता है, वहां से ऑक्सीजन चली जाएगी, वो कुपिका फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगी। ऐसा नहीं होता बेटा, आराम से बिल्कुल शुरुआत से समझने की कोशिश करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डायग्राम के द्वारा समझेंगे। कैसे समझेंगे? हम सबसे पहले अपना मुख गुहा बनाएंगे, फिर क्या करेंगे? श्वास नली बनाएंगे। ये हमने क्या बनाया? यहां आपकी क्या है? मुख गुहा है। फिर आगे क्या है? आपकी श्वास नली है। श्वास नली से आगे क्या होता है बच्चे? आपकी श्वसनी होती है। क्या होती है? श्वसनी होती है। और फिर आपकी श्वसनी से आगे, इस श्वसनी से कनेक्टेड होते हैं क्या? आपकी श्वसनिका। क्या कनेक्ट होती हैं? आपकी श्वसनिका। और श्वसनिका से आगे क्या होता है? यहां क्या होगा बेटा? श्वसनिका। और श्वसनिका से आगे कनेक्ट होंगी आपकी बहुत सारी छोटी छोटी प्यारी प्यारी क्या? कुपिका। अब जरा श्वसन तंत्र को समझिए बेटा डायग्राम के द्वारा। अब आप बच्चे लोग मुझे डिफरेंस बताइए कि रटने में कि कहां से ऑक्सीजन निकलेगी, कहां से फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। इस तरीके से रटने की जगह अगर आप डायग्राम के द्वारा समझेंगे कि हवा पहले मुख गुहा में आएगी, फिर श्वास नली में जाएगी, श्वास नली से आपकी श्वसनी में जाएगी, और फिर श्वसनी से कहां जाएगी? श्वसनिका में, और फिर जाएगी कुपिका में। और कुपिका में क्या होगा? आपकी गैसेस का आदान प्रदान होगा, आपकी ऑक्सीजन कुपिका से ले ली जाएगी और कुपिका में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड दे दी जाएगी। तो इस तरीके से बच्चे हम क्या करेंगे? अपने हर एक टॉपिक को डायग्राम्स के द्वारा समझेंगे, बिल्कुल आसान और बिल्कुल बेसिक तरीके से। एक बार टॉपिक को समझ लिया, टॉपिक को समझने के बाद हम उसके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी पूरी बायोलॉजी में जो 5 चैप्टर्स हैं उनके हर एक टॉपिक को डायग्राम्स के द्वारा समझते हुए, उनको प्रश्नों को हल करते हुए चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं बेटा क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सौरभ सर, आपका सामाजिक अध्ययन का टीचर। अब पढ़ना और पढ़ाना होगा आसान, हम दोनों की होगी सहभागिता, करेंगे हर समस्या का निदान। तो मैं सौरभ सर आपका फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। आइए पूरे जोश और खरोश के साथ इस आरबीएससी वाले परिवार को और ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं। ये जब आगे बढ़े तो फिजिक्स वाला और ऊपर जाएगा और आपकी सफलता एक गगनचुंबी इमारत की तरह होगी, जिसके ऊपर देखने के लिए नीचे के लोगों को सर उठाना पड़ेगा। तो आप अपने को उस लायक बनाओ जो नीचे के लोग आपको ऊपर देखने के लिए अपना सर उठाएं। इसीलिए आपको अपना सर भी उठाना पड़ेगा उससे पहले, और आरबीएससी वाला वो आपका काम करेगा पूरा। तो चलिए फिर मैं बता दूं कि जो नयन सर ने आपको बताया कि ये इमोजी जो आपकी अभी करंट में पोजीशन है, वर्तमान में आपकी जो स्थिति है, अब यहां से हमें बदलना कैसे है इस पोजीशन में। तो इसका मतलब मेरे एसएसटी से क्या है कि स्टूडेंट स्लीपिंग टाइम जो अभी तक बच्चे समझते हैं, स्टूडेंट स्लीपिंग टाइम, मैं आप लोगों को बता दूं कि अब एसएसटी बनने वाला है स्टूडेंट स्टडी टाइम।
स्टूडेंट स्टडी टाइम। मैं आप लोगों के सामने पुणे एनर्जी के साथ आपको बता दूं कि अब हमारे यहाँ सिस्टम बनेगा स्टूडेंट स्टडी टाइम, स्टूडेंट स्टडी टाइम। और इसके लिए मैं बहुत ही आसान और बहुत ही आसान से आसान भाषा शब्दों का प्रयोग करके मैं आप लोगों को यह चीज मुमकिन करूंगा। क्या स्टूडेंट स्लीपिंग टाइम से बदलेंगे हम स्टूडेंट स्टडी टाइम में। एक उदाहरण छोटा सा बता दूं, सामाजिक विज्ञान के एक विषय है जिसका नाम है राजनीतिक विज्ञान, यानी कि आप लोगों के सब्जेक्ट में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स नाम लिखा हुआ है, लोकतांत्रिक राजनीति। लोकतांत्रिक राजनीति देखना कितना आसानी से, मुश्किल से कुछ चंद मिनटों में आपका पूरा चैप्टर फिनिश होता है। लोकतांत्रिक राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति। देखना इसमें पहला जो सब्जेक्ट है कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है। तो अभी तक बच्चों यही आप लोग सुनते आए हो कि लोकतंत्र, वही अब्राहम लिंकन की परिभाषा कि लोकतंत्र जो है लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा ही परिभाषा। लेकिन मैं बता दूं खाली इतने तक ही से ही लोकतंत्र का परिभाषा नहीं बनता। लोकतंत्र के परिभाषा को गढ़ने के लिए हमें बहुत सारे सिचुएशंस को देखनी पड़ेंगी, परिस्थितियों को देखनी पड़ेंगी, जो हमें देखने को आपके चैप्टर के अनुसार, आपके सब्जेक्ट और विषय के अनुसार जो क्या मिलता है। सबसे पहले आपने देखा कि पाकिस्तान का एक केस स्टडी दिया गया है, पाकिस्तान के साथ साथ चीन का दिया हुआ है, चीन के साथ साथ फिजी का दिया हुआ है, फिजी के साथ साथ अमेरिका का दिया हुआ है, उसके साथ साथ आपका सऊदी अरबिया का दिया हुआ है। यहां पर क्या दिया है, ये सब के सब बताते हैं कि वर्तमान में इन्होंने लोकतंत्र का प्रयोग कैसे किया। अब पाकिस्तान ने क्या किया कि गन पॉइंट पर रख करके बोला क्या, बसंती चल नाच, और उस तरीके से वोट लिया लोगों से और कहा कि हम डेमोक्रेटिक हैं, यानी कि लोकतंत्र ने, हम लोकतांत्रिक हैं। उन्होंने क्या कहा कि पूरी दुनिया कहती है कि जहां पर इलेक्शन हो जाता है, चुनाव हो जाता है, वो लोकतंत्र है। तो लो भैया मैंने भी इलेक्शन करवा दिया। अब ये कौन सा इलेक्शन है, गन पॉइंट पर रख करके बसंती नाच के चल बसंती डिस्को कर, ठीक है। तो पाकिस्तान में क्या है कि ऐसा देखना, इन्होंने क्या किया, गन पॉइंट का यूज किया, बंदूक के बल पर इलेक्शन कराया और एक लोकतंत्र की नई परिभाषा गढ़ दी गई कि पर लोकतंत्र वो है जहां पर केवल लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन तो होगा ही होगा, साथ में चुनाव भी जो होगा वो पूरी तरीके से क्या होगी, लोकतांत्रिक रूप में होगी। लोकतांत्रिक मतलब क्या कि लोग अपने मन से चुने। उसी तरीके से हम आते हैं चीन पर। चीन ने क्या कहा, एक दल का शासन होगा, कोई और दल भाग नहीं लेगा चुनाव में। तो बताओ ना ये कौन सी लोकतंत्र है जहां चुनाव भी होगा। उन्होंने क्या कहा, चुनाव भी हमारे यहां होगा, हमारे यहां पार्टी भी होगी, यानी कि दल, राजनीतिक दल भी होगा, हमारे यहां लोगों का शासन भी होगा। लेकिन ये कौन सा मतलब हुआ भाई कि ये कहीं दल होगा, यानी कि क्लास में मॉनिटर चुनना है, लेकिन हम टीचर बताएंगे कि कौन मॉनिटर बनेगा, कोई वोट नहीं कर सकता। ये तो गलत हो गया। तो इसलिए फिर से लोकतंत्र की परिभाषा बदली। फिजी में कहा गया कि भाई एक वोट के एक वैल्यू नहीं, अगर लोकल वैल्यू, लोकल फिजियंस होंगे, यानी कि वहां के जो मूल निवासी होंगे, उनके एक वोट के दो वैल्यू काउंट होंगे, बाकी लोगों के नहीं। तो इसलिए फिजी ने भी कहा कि लोकतंत्र की परिभाषा को बदलो। साथ में सऊदी अरबिया में, अमेरिका में महिलाओं को वोटिंग अधिकार नहीं दिए गए, मत के अधिकार नहीं दिए गए, मताधिकार नहीं दिया गया। तो फिर से परिभाषा बदल दी गई कि भाई महिलाओं के साथ क्यों ऐसा भेदभाव। तो सोचो ना, इतना परिभाषा मैंने बड़ी ब्रीफ में, ये पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं पर तो है, इनको पढ़ लिया, लोकतंत्र की परिभाषा आपके सामने आ जाएगी। और लोकतंत्र की परिभाषा आपको अंत में क्या मिलेगा कि भाई इसकी संकीर्ण परिभाषा क्या है, संकीर्ण परिभाषा के साथ साथ इसकी व्यापक परिभाषा क्या है। तो लोगों ने कहा कि लोकतंत्र के व्यापक परिभाषा की जरूरत है, संकीर्ण परिभाषा की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको फिर से कह दूं, इस तरीके से चैप्टर यहीं पर तो खत्म हो जाता है। तो सोचो ना, अभी तो हम लोगों ने बड़े शॉर्ट में, बड़े ही व्यापक तरीके से थोड़ा सा आपको चीजों को समझाया, चीजें क्लियर होती चली जा रही हैं। ऐसे ही सोचो, अगर हम लगातार आपके सामने रहेंगे, रोज आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, आप फिर आरबीएससी वाला के परिवार का सदस्य बनेंगे, तो कितना मजा और आएगा। तो आपको बता दिया जाए, आप लोग जुड़िए, हम लोग क्लास में मिलेंगे और नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ, बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ हिंदी में हम लोग लेकर आएंगे, जो कि आज के समय में बहुत ही समस्या बड़ी बनी हुई है। तो आइए, हम आप लोग के साथ फिर से स्वागत करता हूं आपके आरबीएससी के इस नए चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार।